हेलो नमस्कार फ्रेंड्स। ये वीडियो पिछले वीडियो का पार्ट 2 है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने टेबल क्रिएशन के कुछ बेसिक टॉपिक कवर किए थे। क्या क्या टॉपिक्स कवर किए थे? कंसेप्चुअल मॉडलिंग, लॉजिकल मॉडलिंग, फिज़िकल मॉडलिंग, नॉर्मलाइजेशन, और हमने बात की थी डेटा टाइप्स के बारे में। अब उस वीडियो के बारे में अगर आपको देखना है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। आज के टॉपिक्स ये हैं कि हम कौन कौन से टाइप की टेबल्स ओरेकल में क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, रिलेशनल टेबल क्रिएट कर सकते हैं, परमानेंट एंड टेम्परेरी टेबल क्रिएट कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट टेबल क्रिएट कर सकते हैं, XML टाइप की टेबल क्रिएट कर सकते हैं, एक्सटर्नल टेबल क्रिएट कर सकते हैं, इंडेक्स ऑर्गेनाइज टेबल क्रिएट कर सकते हैं और नेस्टेड टेबल्स क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम इनके बारे में जानते हैं। तो फ्रेंड्स, जो हम सबसे पहले टेबल क्रिएट करना सीखते हैं वो होती है रिलेशनल टेबल। रिलेशनल टेबल को रिलेशनल परमानेंट हीप टेबल भी कहा जा सकता है। ऐसा क्यों कहा जा सकता है? क्योंकि जब ये टेबल एक बार हम क्रिएट कर देते हैं तो ये इसके अंदर जो भी डेटा स्टोर होगा ये हमेशा के लिए स्टोर होगा। ये टेबल हमेशा के लिए बनी रहेगी जब तक हम इसको हटा नहीं देते, इस पूरी टेबल को। ठीक है, तो ये टेबल परमानेंट इन नेचर है और इसके अंदर जो डेटा इंसर्ट होगा वो किसी एक स्पेसिफिक ऑर्डर में नहीं होगा। जैसे डेटा आएगा वैसे वैसे वो स्टोर होता जाएगा। ठीक है, इसलिए इसको हीप टाइप की टेबल भी कहा जाता है। अब यहाँ पे एक एग्जांपल है, हम इसको देखते हैं। तो ये है हमारी डिपार्टमेंट टेबल। ठीक है, डिपार्टमेंट टेबल में क्या क्या कॉलम है? डिपार्टमेंट नंबर है, डिपार्टमेंट नेम है, लोकेशन है, और इस टेबल में एक कंस्ट्रेंट हमने डाला है। क्या कंस्ट्रेंट डाला है? प्राइमरी की का कंस्ट्रेंट डाला है। किस कॉलम पे डाला है? डिपार्टमेंट नंबर कॉलम पे डाला है। इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि इस टेबल में, डिपार्टमेंट टेबल में, डिपार्टमेंट नंबर कॉलम के अंदर कोई भी डुप्लीकेट रो नहीं जाएगी, कोई भी डुप्लीकेट डिपार्टमेंट नंबर एंटर नहीं किया जा सकेगा। ठीक है, और इसके अंदर ना तो कोई नल वैल्यू डाल सकता है। इस कंस्ट्रेंट से ये अचीव कर सकते हैं। ओके, तो पहले हम ये टेबल क्रिएट करते हैं। ये टेबल हमारी क्रिएट हो गई है। अब चाहे तो हम इसको चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर गाइज हमारे पास अभी हमने डेटा इंसर्ट नहीं किया है, बट टेबल का स्ट्रक्चर हमें दिख रहा है। ओके, अब हम इस स्टेटमेंट को थोड़ा और समझते हैं। हमने यहाँ पे स्पेसिफिकली एक क्लॉज लिखा है, टेबल स्पेस का क्लॉज लिखा है। ये टेबल स्पेस का क्लॉज क्या करता है? ये बताता है ओरेकल को कि मुझे ये डिपार्टमेंट टेबल तो क्रिएट करनी है, लेकिन एक स्पेसिफिक टेबल स्पेस के अंदर ही क्रिएट करनी है। तो अब ये टेबल स्पेस क्या है, और अगर मैं ये टेबल स्पेस क्लॉज नहीं दूंगा तो क्या होगा? तो सबसे पहले हम देखते हैं कुछ छोटी छोटी बेसिक चीज़ें, वो समझ लेते हैं। तो अगर मुझे जानना है कि मेरा यूज़र कौन है, तो मेरा यूज़र आईडी क्या है, तो इससे मैं पता कर सकता हूँ। सेलेक्ट यूज़र फ्रॉम ड्यूअल, इससे मुझे क्या पता चल गया कि मैंने किस यूज़र से लॉगिन किया है। ठीक है,
अब जिस यूज़र से मैंने लॉगिन किया है उसी यूज़र के अंदर मैंने टेबल क्रिएट की थी। तो जिस यूज़र के अंडर मैंने टेबल क्रिएट की है तो वो टेबल बाय डिफ़ॉल्ट किस टेबल स्पेस के अंदर क्रिएट होगी, ये अगर मुझे पता करना है तो मैं क्या करूँगा, मैं उस यूज़र का डेफिनेशन देखूँगा। तो यूज़र की डिटेल्स या डेफिनेशंस हमको कहाँ पता चलेंगी, db_users के अंदर पता चलेगी। ये एक डिक्शनरी व्यू है। 3 टाइप के डिक्शनरी व्यूज़ होते हैं, all अंडरस्कोर, यूज़र अंडरस्कोर और dba_। dba_ के जो व्यूज़ हैं, अगर आपके पास dba राइट्स हैं तो आपको देखने को मिलेंगे, अदरवाइज़ नहीं मिलेंगे। पर हाँ, आप यूज़र अंडरस्कोर के जो व्यूज़ हैं, डिक्शनरी व्यूज़ हैं, वो आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये मेरा यूज़र है OR प्ले। इस यूज़र का डिफ़ॉल्ट टेबल स्पेस क्या है, यूज़र्स इसका डिफ़ॉल्ट टेबल स्पेस है। इसका मतलब क्या है, जो भी परमानेंट टेबल्स में क्रिएट करूँगा वो कहाँ पर क्रिएट होंगी, इस टेबल स्पेस के अंदर। ओके, तो अगर मुझे ये जानना है कि फ़िज़िकली किस फाइल के अंदर जो भी मैं टेबल यहाँ पे क्रिएट करूँगा उसका डेटा किस फाइल के अंदर जाएगा, तो ये टेबल स्पेस का नाम लेकर हम चेक कर सकते हैं कि ये एक्चुअली हार्ड डिस्क पे किस फाइल के साथ मैप होगा। तो ये क्यूरी से हम पता कर सकते हैं कि ये जो टेबल स्पेस है इसमें कौन सी डेटा फाइल अटैच्ड हैं। तो कौन कौन सी डेटा फाइल अटैच्ड है, 01 और 02, ये दो डेटा फाइल अटैच्ड है। किस पाथ पे है, इस पाथ पर ये दोनों फाइल्स हैं। ठीक है, तो जो भी मेरा डिपार्टमेंट टेबल मैंने क्रिएट की है, उस डिपार्टमेंट टेबल के अंदर जो भी डेटा मैं इंसर्ट करूँगा वो कहाँ पर स्टोर होगा, इन डेटा फाइल्स के अंदर स्टोर होगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर जब टेबल क्रिएट की तो मैंने क्या दिया, टेबल स्पेस यूज़र। तो ये टेबल क्रिएट हो गई। अगर कोई एक ऐसी टेबल स्पेस में लूँगा जिसके ऊपर टेबल क्रिएट करने का राइट नहीं है तो मुझे एरर थ्रो करेगा। ठीक है, अब इसके बाद ये कुछ स्टोरेज के क्लॉज हैं कि कितना % यूज्ड है। तो सिंस हम टेबल फर्स्ट टाइम क्रिएट कर रहे हैं तो हम % यूज़ हम उसको बोलेंगे 0। ठीक है, 10% फ्री रखना है टेबल को फॉर इनकमिंग डेटा। मैक्सिमम अभी इनिशियल ट्रांजैक्शन मैक्स ट्रांजैक्शन क्या बोलता है, इनिट ट्रांस मैक्स ट्रांस, ये बताता है कि मुझे डेटा फाइल के अंदर कितनी जगह प्री बुक करना है, जिससे कि मैं आने वाले लेट्स से 255 और आने वाले इंसर्ट के लिए जगह बना के रखूँ। इतनी जगह मुझे हमेशा बना के रखना है। ठीक है, फिर स्टोरेज क्लॉज में हम ये क्या डिफ़ाइन कर रहे हैं कि जब डेटा इंसर्ट हो जाए इसमें, ठीक है, और ये मैक्स ट्रांस अगर रीच हो गया है तो इसके बाद अगर मुझे और जगह ऑक्यूपाई करना है इन डेटा फाइल्स में, जैसे जैसे डेटा इंसर्ट होते जाएगा तो इनकी साइज़ बड़ी बड़ी होती जाएगी। तो फाइल की साइज़ कितने से बड़ा करना है तो वो हम यहाँ पे डिफ़ाइन कर रहे हैं। तो ये फाइल की साइज़ कितने से बड़ी हो जाएगी, 2 MB से बढ़ती जाएगी। जैसे जैसे फुल होते जाएगा वैसे वैसे 2-2 MB से इसको फाइल साइज़ को बढ़ाते जाएगा। ठीक है, फिर क्या इस टेबल को कंप्रेस करना है, इस टेबल के अंदर का जो भी डेटा आ रहा है क्या उसको कंप्रेस करना है। अगर कंप्रेस करना है तो हम लिखेंगे कंप्रेस, और कंप्रेस नहीं करना है तो हम क्या बोलेंगे, नो कंप्रेस। ठीक है, कैशिंग करना है यानी इसकी मेमोरीज़ को इजीली एक्सेसिबल करना है, मेमोरी में रखना है, तो हम कैशे यूज़ करेंगे, अदरवाइज़ कैशे यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, तो ऐसे कुछ डिफरेंट क्लॉजेस हैं जो हम यूज़ करते हैं एज़ पर आवर नीड। ठीक है, अब हमने देख लिया कि हमने परमानेंट टेबल कैसे क्रिएट की। ये थी रिलेशनल टेबल और परमानेंट टेबल। अब हम देखते हैं
कि हम टेम्पररी टेबल कैसे क्रिएट कर सकते हैं, क्या होती है टेम्पररी टेबल। तो गाइस, जब हमने ये देखा कि हमने जो एक टेबल क्रिएट की डिपार्टमेंट, उसको जब हमने क्रिएट किया तो क्रिएट करने के बाद डेटा उसमें है। चलिए, इसमें पहले हम डेटा डालते हैं। तो अब यहाँ पे डेटा इंसर्ट हो गया है, यहाँ पर डेटा आ गया। कितना डेटा आ गया है? करेक्ट, 20,000 रिकॉर्ड हमने यहाँ पे इंसर्ट कर दिए है डिपार्टमेंट टेबल में। तो अब हम इसको एक और स्कीमा पे अगर डालेंगे और चेक करेंगे, या फिर लॉग आउट करके चेक करते हैं, ठीक है। सो अब हम यहाँ पे इसको डिस्कनेक्ट करते हैं, कमिट चेंजेस, वापस कनेक्ट किया, और वापस से सेम क्यूरी हम एग्जीक्यूट करते हैं, इसको वापस से एग्जीक्यूट। ओके, तो जस्ट टू चेक कि हमने डिस्कनेक्ट करके जब कनेक्ट किया तो डेटा हमारा है कि नहीं वापस। राइट, सो वी कैन सी कि हमारा डेटा इस टेबल में है। सो इससे हमने ये देखा कि हमारी टेबल एक परमानेंट टेबल है, और इसमें डेटा भले ही हमने डिस्कनेक्ट कर दिया था, उसके बावजूद हमारी टेबल में डेटा था। ओके, अब ये टेम्परेरी टेबल में क्या होगा? टेम्परेरी टेबल में जब हमने टेबल क्रिएट कर दी, डेटा इंसर्ट कर दिया, तो डेटा इंसर्ट करने के बाद जब तक ये सेशन चालू है, यानी मेरा कनेक्शन, मेरा डेटाबेस से मेरा सेशन कनेक्टेड है, तब तक ये डेटा उस टेबल में अवेलेबल रहेगा। जैसे ही मैंने डिस्कनेक्ट कर दिया तो ये डेटा उस टेबल में से चला जाएगा, फिर अवेलेबल नहीं होगा। ठीक है, तब हम सेलेक्ट काउंट मार के देखेंगे तो हमें इसमें कोई रिकॉर्ड नहीं मिलेगा डिस्कनेक्ट करने के बाद। ठीक है, तो ये हम यहाँ पर देखते हैं। तो टेम्परेरी टेबल का नेचर क्या होता है? ये सेशन स्पेसिफिक होता है। जब तक मेरा डेटाबेस के साथ कनेक्शन है तब तक के इसका डेटा मुझे विजिबल रहेगा। जब ये सेशन डिस्कनेक्ट हो गया तब ये सेशन का डेटा मुझे विजिबल नहीं रहेगा। ठीक है, तो दो टाइप की टेम्परेरी टेबल्स हैं, एक है ग्लोबल टेम्परेरी टेबल और दूसरी है प्राइवेट टेम्परेरी टेबल। तो प्राइवेट टेम्परेरी टेबल के बारे में भी हम जानते हैं, पहले हम ग्लोबल टेम्परेरी टेबल के बारे में देखते हैं। यस, सो अब हम एक ग्लोबल टेम्परेरी टेबल क्रिएट करेंगे जिसका नाम है GT डिपार्टमेंट, ग्लोबल टेम्परेरी टेबल डिपार्टमेंट। ठीक है, यहाँ पे हमारी टेबल क्रिएट हो गई है। इसको मैं ज़रा क्लीन करता हूँ। अब ये ग्लोबल टेम्परेरी टेबल में हम डेटा डालेंगे। ठीक है, अब हम एक बार काउंट चेक कर लेते हैं कि क्या इसमें सच में डेटा चला गया। एक बार डेटा देख लेते हैं। तो यस, हमारा डेटा इसमें इंसर्ट हो चुका है। तो अभी तक तो हमने जो बिहेवियर देखा वो परमानेंट टेबल जैसे ही था। हमने इंसर्ट किया, डेटा आ गया है। अब देखिए मैजिक, अब मैं करता हूँ इसको डिस्कनेक्ट।
ठीक है, तो अब हमने देख लिया कि जैसे हमने सेशन कनेक्ट किया और डिस्कनेक्ट किया और फिर हमने वापस इसमें क्यूरी की तो हमको डेटा हमारा वापस नहीं मिला। करेक्ट, ये होता है टेम्पररी टेबल या ग्लोबल टेम्पररी टेबल। इसके अंदर दो टाइप हैं। अभी हमने इसको जब टेबल को क्रिएट किया था तो इसमें क्या लिखा है, ऑन कमिट डिलीट रोज़। तो आपने यहाँ पे देखा कि जब हमने इंसर्ट किया है तो हमने यहाँ पे कमिट लिखा नहीं था। तो एक बार वापस हम इसके अंदर डेटा को इंसर्ट करते हैं। ठीक है, हमारा डेटा अब इंसर्ट हो गया है। जैसा कि हम देख सकते हैं डेटा आ गया है। अब हम यहाँ पे एक छोटा सा कमिट स्टेटमेंट डालते हैं। अब देखिए जैसे ही हमने क्या लिखा कमिट, तो इसके अंदर से डेटा वैनिश हो गया, गायब हो गया, चला गया। ठीक है, लेकिन अगर हम यहाँ पर टेबल डेफिनेशन में एक छोटा सा बदलाव करते हैं, ऑन कमिट डिलीट रोज की जगह प्रिजर्व रोज। तो अब हमने क्या किया, यहाँ पे लिखा है ऑन कमिट प्रिजर्व रोज, यानी कि जब कमिट इसके टेबल के इंसर्शन के बाद पास किया जाएगा तो इसके वैल्यूज़ को ये प्रिजर्व करके रखेगा। यानी जैसा हमने पहले बिहेवियर देखा कि जैसे हमने कमिट दिया उसके बाद टेबल के अंदर से वैल्यूज़ गायब हो गई थी, तो अब वैसा नहीं होगा। ठीक है, चेक करते हैं। राइट, तो हमने कमिट एग्जीक्यूट किया था और फिर भी हमारा डेटा गया नहीं। ठीक है, लेकिन अगर हम डिस्कनेक्ट कर देंगे सेशन को और रिकनेक्ट करेंगे तो इस टेबल का डेटा गायब हो जाएगा। राइट, अब हम हमारे नेक्स्ट टेम्पररी टेबल के ऊपर चलते हैं जो कि है प्राइवेट टेम्पररी टेबल। ये ओरेकल 18C के बाद इसको इंट्रोड्यूस किया गया है। ठीक है, ओरेकल 18C एंड ऑनवर्ड्स ये आपको अवेलेबल है इस टाइप की टेबल। इसमें मैंडेटरी क्या है, अगर आपको प्राइवेट टेम्पररी टेबल क्रिएट करना है तो इसका जो नाम स्टार्ट होगा वो इस तरीके से चालू होगा, ओरा $PTT और फिर अंडरस्कोर करके आपको जो नाम देना है आप उसको दे दीजिए। ठीक है, लेकिन नाम स्टार्ट होगा इससे ही। ये कौन सी टाइप की टेबल है, प्राइवेट टेम्पररी टेबल है। जब आप इस टाइप की टेबल क्रिएट करोगे और सेशन डिस्कनेक्ट कर दोगे तो आपकी टेबल भी साथ में ड्रॉप हो जाएगी। ऊपर जो हमने ग्लोबल टेम्पररी टेबल क्रिएट की थी वहाँ पर टेबल ड्रॉप नहीं हो रही थी, सिर्फ डेटा चला जा रहा था। ठीक है, सेशन लेवल टेबल थी, उसमें आपने हर सेशन में जो भी डेटा इंसर्ट किया वो उसी सेशन के लिए वैलिड था। लेकिन यहाँ पर आप सेशन लेवल टेबल क्रिएट कर रहे हो। ठीक है, ये टेबल सेशन ख़त्म होने के बाद में ड्रॉप हो जाएगी। यानी जैसे ही आप यहाँ पे डिस्कनेक्ट कर दोगे इसको तो जो भी प्राइवेट टेम्पररी टेबल है वो ड्रॉप हो जाएगी।
तो आपको ना तो डेटा दिखेगा कनेक्ट होने के बाद, ना ही वो टेबल वापस मिलेगी। ठीक है, अब ये इनका यूज़ कहाँ करते हैं? अभी मान लीजिए कोई एक एप्लीकेशन है जिसके अंदर आपने यूज़र एंट्री का फॉर्म भरा है, तो अगर एक ही टेबल आप यूज़ कर रहे हो उस फॉर्म से इंसर्ट करने के लिए, तो हो सकता है सेम इन्फॉर्मेशन दो लोगों ने डाल दी, डुप्लीकेसी आ जाए, या सेम इन्फॉर्मेशन को कोई दो लोगों ने मॉडिफाई करना चाहा, मॉडिफाई कर दिया। तो ऐसे केसेस को अवॉइड करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, सेशन लेवल टेबल्स को यूज़ कर सकते हैं, जहाँ पर उस यूज़र के लिए स्पेसिफिक रोज़ आप इस सेशन लेवल टेबल में डाल दीजिए, उसको यूज़र मैनिपुलेट कर लेगा। अगर डेटा करेक्ट है तो आप उसको फाइनली अपनी मेन टेबल में स्टोर कर लीजिए। तो इस तरह से आप इन टेबल्स को यूज़ कर सकते हैं। और ये प्राइवेट टेम्पररी टेबल एक्चुअली SQL डेवलपर के जो SQL सर्वर के जो यूज़र्स हैं उनके लिए बहुत कॉमन चीज़ है कि वो लोग सालों से प्राइवेट टेम्पररी टेबल्स क्रिएट करते आए हैं। ये फीचर उसी को देख के ओरेकल में ऐड किया गया है कि आप ऑन द फ्लाई टेम्पररी टेबल्स क्रिएट कर सकते हैं, और आपका सेशन ख़त्म हो जाने के बाद वो ऑटोमेटिकली डिस्ट्रॉय हो जाएंगी ये सारी टेबल्स। ठीक है, अब हम चलते हैं हमारी तीसरी टाइप की टेबल के ऊपर, जो है ऑब्जेक्ट टेबल। ये ऑब्जेक्ट टेबल क्या होती है? तो ऑब्जेक्ट टेबल बेसिकली एक यूज़र डिफाइंड टाइप के ऊपर बेस्ड होती है। अभी तक हमने देखा जैसे नंबर है, नंबर एक डेटा टाइप है, varchar एक डेटा टाइप है, ठीक है, blob, clob ये सारे डेटा टाइप्स हैं, डेट एक डेटा टाइप है, टाइम स्टैम्प डेटा टाइप है। तो अगर हम हमारे डिफ़ाइन किए हुए डेटा टाइप के ऊपर कोई टेबल बनाते हैं तो बेसिकली वो एक ऑब्जेक्ट टेबल है। यहाँ पर हम उस पर्टिकुलर कॉलम का टाइप डेफिनेशन हाइड कर देते हैं। ठीक है, तो ये करते कैसे हैं, तो इसको देखते हैं। सबसे पहले मान लीजिए हमने एक टाइप बनाया, कस्टम टाइप है। कस्टम टाइप क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये ओरेकल ने प्रोवाइड नहीं किया, ये हमने खुद बनाया है। तो मान लीजिए हमने एक टाइप बनाया डिपार्टमेंट नाम का, जिसके अंदर ये 3 कॉलम हैं, डिपार्टमेंट नंबर, डिपार्टमेंट नेम, लोकेशन और इनका टाइप। अभी जब हमने ये टाइप बनाया तो ये टाइप क्रिएट होगा एज एन ऑब्जेक्ट। फिर जब ये टाइप क्रिएट हो जाएगा तो उस टाइप की डेफिनेशन को हम किसी भी टेबल के क्रिएशन में यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि हम नंबर को, varchar को, डेट को यूज़ करते हैं, ठीक वैसे ही हम इस टाइप को भी यूज़ कर सकते हैं। इसका एक बार क्रिएशन देखते हैं। राइट, तो हम ये टाइप क्रिएट करते हैं। तो हमने यहाँ पे पहले टाइप क्रिएट कर लिया, उसके बाद एक ऑब्जेक्ट बनाया TTEMP। ये हमारी एक नॉर्मल टेबल जैसा ही है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसके अंदर डेटा इंसर्ट करेंगे। ठीक है, ये हमने डेटा इंसर्ट किया। राइट, तो इसमें हम लोगों ने टाइप की जगह टेबल करना है। इसको वापस से चलाते हैं। ये हो गया हमारा टाइप क्रिएट, ये हो गई हमारी टेबल क्रिएट। और जब हम इंसर्ट करने जाएंगे तो हमें इस टाइप को लेकर इंसर्ट करना है। ठीक है, इसको सेलेक्ट किया, इसको इंसर्ट किया, और ये डेटा हमारा अब हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं।
ठीक है, अभी ये डेटा हमारा इस ऑब्जेक्ट टेबल में स्टोर हो गया है। इसको अगर हम स्क्रिप्ट आउटपुट में देखेंगे तो आपको ये देखिए पूरी डिटेल्स इसने यहाँ पे दिखा दी। जो हमने इंसर्ट किया था टीटी डिपार्टमेंट, यहाँ पे देखिए कैसा दिखा रहा है। ये एक ऑब्जेक्ट टाइप में दिखा रहा है कि इस टाइप में और भी डेटा है, लेकिन वो क्या डेटा है तो उसने यहाँ पे दिखा दिया कि टीटी डिपार्टमेंट टाइप के साथ में क्या क्या डेटा गया। सैम जो है कौन से डिपार्टमेंट आईडी 1 के अंदर, HR के अंदर और लोकेशन मुंबई के अंदर है। ठीक है, ऐसा हम इस टेबल को यूज़ करते हैं। अब हम अपनी अगले टॉपिक पे चलते हैं, जो कि एक XML टाइप की टेबल। मान लीजिए आपको XML डेटा स्टोर करना है, XML फॉर्मेट में स्टोर करना है। ठीक है, तो आप उसके लिए ये XML टाइप की टेबल क्रिएट कर सकते हैं। और इससे क्या होगा कि XML के जितने ऑपरेशन आपको परफॉर्म करना है वो आप इस टेबल पे या इस टेबल के थ्रू कर सकते हैं। और इस टेबल से आप डेटा पार्स करके एज ए नॉर्मल टेक्स्ट भी बाहर ले सकते हैं। ठीक है, तो इसके कई सारे एडवांटेजेस हैं। इस टाइप की टेबल को हम कैसे क्रिएट करते हैं ये मैं आपको दिखा रहा हूँ एग्जांपल एक। ये मेरी टेस्ट टेबल हो गई है क्रिएट, और अब इस टेबल में एक हम सैम्पल डेटा इंसर्ट करेंगे। यस, तो यहाँ पर हमको एक ग्रांट देना है sys.xml टाइप पे एग्जीक्यूट का ग्रांट चाहिए अगर इसको चलाना है तो यहाँ पर हमने इसको सिलेक्ट किया और अब हम इसका आउटपुट देख सकते हैं। यहाँ पे हमें 2 रोज़ दिखेंगी, एक डेटा क्लॉक से आया है और एक डेटा हमारा टेबल से आया है। यहाँ पे हम देख सकते हैं ये हमारी एंट्रीज आ गई XML टाइप की। ठीक है, ऑल राइट, नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। यस, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एक्सटर्नल टेबल। अब ये एक्सटर्नल टेबल में हम क्या करते हैं कि हम टेबल जो क्रिएट करते हैं इट इज़ बेस्ड ऑन प्री एग्जिस्टिंग डेटा। तो प्री एग्जिस्टिंग डेटा यानी अभी हमारे पास एक फ़ाइल है ऑलरेडी, इस फाइल के बेसिस पे हम ये टेबल क्रिएट करेंगे। ठीक है, अब आपको मैं ये फाइल दिखाता हूँ।
तो यहाँ पर हम देख सकते हैं ये फाइल के अंदर हमने 3 रिकॉर्ड डाले हैं, ABC, D123 और N11। ये एम्प्लॉय के नाम हैं और ये 123 इनके एम्प्लॉय के IDs हैं। ठीक है, तो हम इसको सेव करते हैं। तो ये फाइल हमें क्या चाहिए, लोड होके चाहिए इस टेबल के अंदर डायरेक्टली, हम बाहर से कोई और इंसर्ट इसमें नहीं करेंगे। ठीक है, तो हमने टेबल डेफिनेशन यहाँ पे दी, क्रिएट टेबल EMP, जिसके अंदर क्या क्या है, एम्प्लॉय ID है, एम्प्लॉय का नाम है, ठीक वही 2 कॉलम जो हमारी फाइल में है। फिर हमने क्या कहा, ऑर्गेनाइजेशन एक्सटर्नल, यानी अब हम ओरेकल को बता रहे हैं कि यहाँ पर ये जो टेबल है ये एक्सटर्नल टेबल है, ये ओरेकल के अंदर नहीं है इसका डेटा ओरेकल के बाहर है, ओरेकल के डेटाबेस के बाहर है। ठीक है, तो ओरेकल समझ गया। तो अब ओरेकल ने क्या किया, ओरेकल ने आपको ये पूछा कि ये जो एक्सटर्नल डेटा है ये मुझे कहाँ से उठाना है, तो आपको उसको बताना पड़ेगा कि ओके ये डायरेक्टरी के अंदर जाकर ये फाइल है, तो इस फाइल के अंदर के जो भी कंटेंट है उसका आप रीड करो और इस टेबल में लोड करो। ठीक है, अब ये डायरेक्टरी जो है इसको हम क्या बोलते हैं, डेटाबेस डायरेक्टरी। इसको बनाने का आसान सा तरीका है, आपको ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करना है, क्रिएट और रिप्लेस डायरेक्टरी, डायरेक्टरी का नाम और एक्चुअल लोकेशन, एक्चुअल फोल्डर का लोकेशन। और फिर आपने जैसे sysdba या DBA यूज़र, कोई भी यूज़र से अगर आपने ये डायरेक्टरी क्रिएट की है तो आपको उसके साथ इसका ग्रांट भी देना पड़ेगा। ग्रांट का क्या होना चाहिए, रीड राइट का ग्रांट होना चाहिए इस डायरेक्टरी के ऊपर, उस यूज़र के ऊपर जिसमें हम टेबल क्रिएट करना चाहते हैं। ठीक है, तो ये डायरेक्टरी की बात हो गई। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं फील्ड्स टर्मिनेटेड बाय पाइप, यानी उस फाइल में हमने देखा था कि जो फील्ड्स हैं यानी एम्प्लॉय ID और एम्प्लॉय नेम, वो दोनों क्या है, सेपरेटेड किस चीज़ से है, सेपरेटर क्या है, पाइप है। तो अगर यहाँ पे कॉमा होगा तो हम वहाँ पर कॉमा देंगे। ठीक है, मान लीजिए कॉमा सेपरेटेड फाइल है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे कॉमा दे देंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम ये टेबल क्रिएट करते हैं। अब मान लीजिए मैं यहाँ पे हाँ, तो अब हम ये देख रहे हैं कि ये डेटा आ गया है, राइट। EMP टेबल में ओरेकल ने emp1.txt से डेटा लोड किया और EMP टेबल में से हम सिलेक्ट स्टार करके देख सकते हैं अब ये डेटा। अब इस टेबल के ऊपर हम कुछ और ऊपर इंसर्ट लिख सकते हैं, यानी इस टेबल का डेटा किसी और टेबल में डाल सकते हैं। इस टेबल को किसी भी कॉमन टेबल की तरह हम जॉइंस में यूज़ कर सकते हैं। तो ये इसका बेनिफिट है, आपको डेटा लोड करने के लिए अलग से कोई इंसर्ट लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये सारा काम आपके लिए कौन करके दे रहा है, ओरेकल खुद करके दे रहा है। ऑलराइट, तो इसके बाद हमारा नेक्स्ट कैटेगरी क्या है, इंडेक्स ऑर्गेनाइज्ड टेबल, यानी वो टेबल्स कि जिसमें जो डेटा रहेगा वो इंडेक्स ऑर्गेनाइज रहेगा। तो इंडेक्स ऑर्गेनाइज टेबल को हम क्या कहते हैं, IOT भी कहते हैं ओरेकल की टर्म्स में। और ये जो IOT या इंडेक्स ऑर्गेनाइज टेबल होती हैं उनका स्ट्रक्चर क्या होता है, बी ट्री इंडेक्स का स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, और ये कब और कहाँ हम अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं, जहाँ पर भी हम
ओलैप टाइप की टेबल्स क्रिएट करने जाएंगे जहाँ पर बहुत फ्रिक्वेंट मॉडिफिकेशन नहीं होता है, ऐसी टेबल्स जहाँ पे डेटा जो है बहुत जल्दी जल्दी अपडेट नहीं होगा, जल्दी जल्दी उसमें इंसर्शन या डिलीशन नहीं होंगे, कुछ रेगुलर इंटरवल्स पे या लंबे ड्यूरेशन में उसका इंफॉर्मेशन चेंज होगा। ठीक है, जहाँ पर भी इंफॉर्मेशन चेंज स्लो होगा वहाँ पर आप इस टाइप की टेबल्स को यूज़ कर सकते हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि जब भी आप इस टेबल में डेटा इंसर्ट करने जाएंगे तो जो आपकी प्राइमरी की होगी, जैसे यहाँ पर एक टेबल बनाई IoT करके, ठीक है, यहाँ पे इंटीजर क्या किया, प्राइमरी की है, एक वैल्यू है, कमेंट है, ये सब बाकी अदर फीचर्स है इसका ऑर्गेनाइजेशन क्या है, इंडेक्स है। तो अगर इसका ऑर्गेनाइजेशन इंडेक्स किया है तो मैंने क्या किया है, ओरेकल को कहा है कि इसके अंदर जो भी डेटा आप स्टोर करो वो बी ट्री इंडेक्स स्ट्रक्चर को फॉलो करेगा, यानी इसके अंदर जो भी रो स्टोर होंगी वो सारी इसके आईडी के बेस पे स्टोर होंगी। जैसे जैसे आईडी बढ़ती जाएगी तो बढ़ती हुई आईडी के क्रम में आपको इसको स्टोर करना है। ठीक है, तो अभी मान लीजिए हमारी डिपार्टमेंट टेबल है, तो हमारी डिपार्टमेंट टेबल पे हमने क्या किया, ये कॉलम बनाए, इसको क्या बोला, ऑर्गेनाइजेशन इंडेक्स, टेबल स्पेस एक डिफाइन कर दी। ठीक है, और ओवरफ्लो टेबल स्पेस, यानी अब ये ओवरफ्लो क्या चीज़ है कि जब ये इंडेक्स ऑर्गेनाइज टेबल क्रिएट होती है तो साथ में ये जो डिपार्टमेंट नंबर है ये हमारा प्राइमरी की कॉलम है, तो प्राइमरी की कॉलम के हिसाब से एक इंडेक्स भी बनेगा इंटरनली। जब जैसे ये इंडेक्स बना तो साथ में क्या होगा, वो वहाँ पर इंडेक्स की वैल्यू भी रखेगा और साथ में ये डिपार्टमेंट का डिपार्टमेंट नंबर की वैल्यू भी रखेगा साथ में उसी इंडेक्स के अंदर। ठीक है, जिससे कि ये डेटा सॉर्ट करके स्टोर कर सके, डेटा को अरेंज करेगा एक ऑर्डर में और फिर स्टोर करेगा। इससे क्या होगा, आपका डेटा का रिट्रीवल बहुत ज़्यादा फास्ट होगा। ठीक है, तो जब हम ये टेबल क्रिएट करेंगे तो यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें देखने को मिलेंगी। ओके, मैंने ऑलरेडी ये टेबल क्रिएट करके रखी है। सो ओके, ये पुरानी टेबल है ना। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, पहले डिलीट करने टेबल को ड्रॉप करने के पहले इसका टाइप कैसा आ रहा था, नॉर्मल आ रहा था। लेकिन जब हमने ये टेबल इंडेक्स ऑर्गेनाइज बनाई है तो ओरेकल ने आपको क्या बोला, इसका टाइप क्या है, IoT टाइप है। ओके, और साथ में हम देखते हैं इसको क्या बनाया इसने, एक इंडेक्स बना दिया, प्राइमरी की का इंडेक्स टाइप क्या है, IoT टॉप, और टेबल का नाम क्या है, डिपार्टमेंट। तो ये ऑटोमेटिकली बन गया साथ में, है ना। तो इस तरह से इंडेक्स ऑर्गेनाइज टेबल बनाई जाती है। कहाँ पर इस्तेमाल करते हैं, जहाँ पर इस टेबल के अंदर की इंफॉर्मेशन जहाँ पर सबसे कम फ्रिक्वेंसी पे अपडेट होती है, कम इंटरवल पे अपडेट होती है। ठीक है, जैसे आपका कोई एड्रेस है, एड्रेस आप हर दिन तो नहीं बदलोगे, साल में एक बार बदलोगे, 2 साल में एक बार बदलोगे। ठीक है, जैसे आपका मोबाइल नंबर हो गया, आप रोज़ तो मोबाइल नंबर नहीं बदलते। तो ऐसी इन्फॉर्मेशन स्टोर करने के लिए अगर आप इंडेक्स ऑर्गेनाइज टेबल का इस्तेमाल करेंगे तो आपकी जो इन्फॉर्मेशन है उसका रिट्रीवल एकदम फास्ट हो जाएगा। ठीक है,
तो ऐसे सिनारियोज़ में हम IoT को यूज़ करते हैं। उसके बाद एक नेस्टेड टेबल और टॉपिक है, इसको हम अभी कवर कर लेते हैं। तो गाइज़ ये लाइव SQL oracle.com, यहाँ से मैंने एक एग्ज़ाम्पल लिया है। मैं चाहता हूँ आप भी इसको गो थ्रू करें और इस साइट को आप विज़िट करें, जिससे कि आपको काफ़ी अच्छे अच्छे एग्ज़ाम्पल्स देखने को और सीखने को मिलेंगे। यहाँ पर इस साइट पे आपको एग्ज़ाम्पल्स जो हैं, अभी देखिए ये एक एग्ज़ाम्पल है नेस्टेड टेबल का। यहाँ पे इन्होंने क्या किया है, बेसिकली नेस्टेड टेबल क्या होती है, ये एक PLSQL टाइप की टेबल होती है। जब हम PLSQL सीखेंगे तो उस टाइम हम इसको वापस एक बार रिविज़िट करेंगे। तो अभी समझने के लिए देख लीजिए कि इसमें हमने क्या किया, एक टाइप क्रिएट किया। ठीक है, जैसे इन्होंने क्या किया है, लिस्ट ऑफ नेम्स इज़ अ टेबल ऑफ varchar 2, यानी इसके अंदर नाम की लिस्ट आएगी जिनकी मैक्सिमम लेंथ हो सकती है 100। ठीक है, इसके बाद इस लिस्ट के अंदर या इस लिस्ट को यूज़ करने का राइट हमने किसको दे दिया, पब्लिक को दे दिया, यानी सभी के पास आ गया। इसके बाद इन्होंने क्या किया, इसी टाइप से 1 2 3 4 ऐसे 4 वेरिएबल डिफ़ाइन किए। हैप्पी फैमिली, लिस्ट ऑफ नेम्स, चिल्ड्रंस, ग्रैंड चिल्ड्रंस, पेरेंट्स, ये सब इन्होंने वेरिएबल क्रिएट किए। अभी ये जो हैप्पी फैमिली का जो टाइप है, जो कि एक varchar टाइप का था, ये आप समझिए एक अरे है। तो इस अरे के अंदर हमने क्या किया, पहले बल्क में एक्सटेंड कर लिया। हमने 6 मेंबर इसमें इंसर्ट करने के लिए हमने इसको पहले एक्सटेंड कर लिया है। हैप्पी फैमिली एक्सटेंड, हैप्पी फैमिली 1 2 3 4 5 6, तो 6 से एक्सटेंड किया और 6 नाम इसके अंदर डाल दिए। ऑलराइट, इसके बाद में हमने क्या किया, चिल्ड्रन का जो वेरिएबल था, चिल्ड्रन को एक्सटेंड किया सिंगल टाइम। उसके अंदर चिल्ड्रन के नाम में क्या क्या लिखा हमने, क्रिस लिखा, एली लिखा, लॉरेन लिखा। ठीक है, फिर ग्रैंड चिल्ड्रन का जो वेरिएबल था उसको 1 से एक्सटेंड किया और उसके अंदर वैल्यू क्या अटैच करी, लुई। इसके बाद हमने क्या किया, पेरेंट्स करके जो वेरिएबल था उसके अंदर हमने क्या किया, वैल्यूज़ इंसर्ट की। कैसे वैल्यूज़ इंसर्ट की, तो हमने बोला हैप्पी फैमिली के अंदर 6 मेंबर है, उसके साथ में क्या करो, आप मल्टी सेट करो विथ एक्सेप्ट चिल्ड्रन, जहाँ पे चिल्ड्रंस कौन कौन है, क्रिस है, एली है, लॉरेन है। तो इनको छोड़कर जो भी हैप्पी फैमिली के मेंबर बचे हैं उनको आप कंसिडर करो। और साथ में क्या करो, अब ये 3 इसमें से कट गए। उसके बाद ये लुई है जो कि ग्रैंड चिल्ड्रन है, तो इधर से लुई को भी कट कर देगा, मल्टी सेट एक्सेप्ट ग्रैंड चिल्ड्रन। अब इसके बाद में इन्होंने क्या किया, यहाँ पर पेरेंट्स डिस्प्ले किए, यहाँ पर हमने पेरेंट्स डिस्प्ले किए। फिर उसके बाद हैप्पी फैमिली को डिलीट किया, एक्सटेंड किया 4 से, और 4 मेंबर इसके अंदर ऐड किए हैप्पी फैमिली में। और फिर इसको डिस्प्ले किया हमने। कैसे डिस्प्ले किया, हैप्पी फैमिली को टेबल टाइप, मतलब हमने इसको कास्ट किया, इस डेटा सेट को हमने एज ए टेबल कास्ट किया, और यहाँ पे जो वैल्यूज़ आई उनको एक अलाइज दिया। कॉलम नेम को क्या अलाइज दिया, फैमिली नेम का अलाइज दिया है। तो जब ये लूप चला तो यहाँ पे क्या हुआ, dbms.output.putline rec.family_name, तो यहाँ पे फैमिली का मेंबर का नाम आ गया यहाँ पे। ठीक है, तो इसको हम एक बार जस्ट चला के देखते हैं। राइट, तो अब यहाँ पे देखिए, वहाँ हमने क्या क्या किया था, यहाँ पे dbms आउटपुट लगाया था, पेरेंट्स जो है, तो यहाँ पे हमने प्रिंट कर दिए पेरेंट्स कौन कौन बने,
एक्सेप्ट चिल्ड्रन एक्सेप्ट ग्रैंड चिल्ड्रन बिकम्स पेरेंट, तो ये 2 पेरेंट हो गए। इसके बाद में ये रिमेनिंग फैमिली मेम्बर, करेक्ट। सो ये एग्जाम्पल था नेस्टेड टेबल के लिए। तो आज के लिए हमने टेबल क्रिएशन के टाइप्स देख लिए कि कौन कौन सी टाइप की टेबल्स हम क्रिएट कर सकते हैं, कौन कौन सी टाइप की टेबल्स हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं, क्या सिंटेक्सेस है उसके, ये डिटेल्स हमने आज कवर कर लिए हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। इसका पार्ट 3 में हम इसके आगे के टॉपिक्स देखेंगे। ठीक है, जैसे टेबल्स का एट्रीब्यूट क्या है, टेबल्स को हम पार्टीशन कैसे कर सकते हैं, एग्जिस्टिंग टेबल को पार्टीशन टेबल में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, फिर टेबल के कंस्ट्रेंट्स क्या क्या होते हैं, उनको कैसे इस्तेमाल किया जाता है, ये सारे टॉपिक्स हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। पिछले वीडियो के बारे में जानने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के ऊपर क्लिक करें। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।